वेलकम डॉक्टर साहब। मैं 1972 में ग्रेजुएशन करा और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स पे काम करा और 36 साल 2 महीने के बाद रिटायर्ड हुआ एज डिप्टी डायरेक्टर, जिसमें से आधी सर्विस 18 साल मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वेटनरी पॉलीक्लिनिक में काम करा, जिसकी वजह से मेरे को ज़्यादा इसीलिए रहता है कि जो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स पे जो केसेस नहीं होते वो लाके रेफ़र कर देते डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। तो अब आप बोलिए आपको क्या चीज़। मुझे ये चीज जानना है, हमारे जितने भी फार्मर्स हैं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी आ रहा है कि अक्सर जो बच्चा देने के टाइम में बच्चे अटक जाते हैं। अटकने से बकरी की मौत हो जाती है और मौत होने की एक ही वजह होता है कि बच्चा निकल नहीं पाता है। अक्सर फार्मर के साथ होता है, ये मैं भी फेस किया हूँ मैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं तो मेहरबानी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ इसको वेटनरी टर्म में डिस्ट्रोफिया बोलते हैं। डिस्ट्रोफिया का मतलब है कि डिफ़िकल्टी यानी बच्चा देने में तकलीफ, डिफ़िकल्टी इन गिविंग बर्थ। इसके बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक जो फैक्टर है एज है और बॉडी वेट है और फीडिंग है। और यंग एनिमल्स में ये प्रॉब्लम कम होता क्योंकि उनको एक्सपल्शन कैपेसिटी ज़्यादा रहती, पावर ज़्यादा रहता। दूसरी चीज़ जस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के से 2/3 तक आप नॉर्मल डाइट पे मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट 1/3 पीरियड ऑफ जस्टेशन एडिशनल डाइट देना पड़ता ताकत के लिए। अगर वो नहीं दिए भी तो ये गड़बड़ हो सकती है। और दूसरी चीज़ जो बकरी प्रेग्नेंट होने के बाद 1 महीने के बाद नहीं, 1 महीना नहीं, जस्टेशन पीरियड 150 दिन का है। 150 दिन में से 100 दिन तक आप कुछ नॉर्मल दे सकते हैं। आखिरी के 50 दिन आप एडिशनल राशन देना पड़ता, क्योंकि बकरी पे उसको मेंटेन करने का, उसके बच्चे को भी मेंटेन करने का एडिशनल बर्डन पड़ जाता, बोझ पड़ जाता। और दूसरी चीज़ क्या है, बच्चा पेट में आने के बाद में फ्रूट होते रहता, अंदर एमनियोटिक फ्लूइड यूट्रस में रहती, उसमें फ्रूट होते रहता। और पास्चुरेशन या जन्ने से के टाइम पे वो बच्चा जाके सर्विक्स पे, बर्थ कैनाल पे सर्विस को टच करा तो वहाँ पे एक हार्मोन है रिलैक्सिन, वो रिलीज होती। रिलीज होने के बाद सर्विस खुलती, डायलेट होती, पहले खुलती फिर डायलेट होती, फिर उसके बाद में बर्थ कैनाल में से बच्चा निकलता। अब इसमें क्या, अगर नॉर्मल प्रेजेंटेशन है फॉर एग्जाम्पल एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल डॉर्सल प्रेजेंटेशन, इसका मतलब ये है कि दोनों फोरलिम, पावा और मुंडी बर्थ कैनाल में है और रीढ़ की हड्डी आसमान की तरफ है, तो उसको एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल डॉर्सल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और एक प्रेजेंटेशन है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल प्रेजेंटेशन, जिसमें रीढ़ की हड्डी यानी दोनों पैर और मुंह बर्थ कैनाल में रहते और रीढ़ की हड्डी ज़मीन की तरफ फेस करती। उसके बाद तीसरा प्रेजेंटेशन है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल डॉर्सल प्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि दोनों पीछे के पैर बर्थ कैनाल में रहते और मुंडी क्रेनियल एंड, क्रेनियल बोल तो सर की तरफ रहती मुंडी, और दोनों राइट एंड लेफ्ट फोरलिम। इसमें भी डॉर्सल बोले प्रेजेंटेशन बोले तो रीढ़ की हड्डी आसमान की तरफ है, और वेंट्रल प्रेजेंटेशन वो तो रीढ़ की हड्डी जमीन की तरफ। ये 4 प्रेजेंटेशन हो गए। फिर तीसरा 5वां प्रेजेंटेशन है ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसमें चारों पाँव बर्थ कैनाल पेल्विक इनलेट पे रहते। और एक है डॉग सिटिंग पोजीशन, जैसा कुत्ता बैठता वो रहता। तो जो भी डॉक्टर के पास ऐसा केस आया सबसे पहले ये। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अब फार्मर्स जब उनके फार्म में ऐसा केसेस आता है तो उनको जब बच्चा किस तरीके से निकालना चाहिए जो बच्चे को मौत ना हो? कि बच्चा जब पेट में जब अटक जाता है तो बच्चा, जो फार्मर्स करते हैं थोड़ा गलती करते हैं, उसको बच्चे को खींचने की कोशिश करते हैं, आप अक्सर देखे होंगे। और वो किस वजह से खींचने से बच्चे की मौत होती है, उसके बारे में थोड़ा तफसील। यूजुअली क्या होता, नॉर्मल प्रेजेंटेशन में आसानी से निकल गया, खींचने के बाद में भी निकल गया। अगर ये 6 प्रेजेंटेशन जो मैं आपको बताया, इसमें अगर बहुत से अबनॉर्मलिटीज हैं। एक है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल डॉर्सल प्रेजेंटेशन विद डेविएशन ऑफ हेड एंड नेक। तो ये प्रॉब्लम में दोनों फोरलिम बाहर आ जाते, तो फार्मर ये समझता है कि जो है फोरलिम बाहर आ गए और वो खींचना शुरू करता। वो नेक और हेड एंड नेक
पेल्विक ब्रिंग पे जाके डिविएट हो जाते हैं, अटक जाते हैं, वो कुछ भी कर लो नहीं निकलता। और इस दौरान में एमनियोटिक फ्लूइड में रप्चर हो गई, बैग रप्चर हो गया, तो पूरी फ्लूइड बाहर आ जाती। बाहर आ जाने के बाद में आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी फ्लूइड बाहर आ जाने के बाद इस कंडीशन को रिंग बाउंड डिस्टोकिया बोलते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे रिंग बोलो तो छल्ला, छल्ले को जैसा अपन चढ़ाते हैं वैसी यूट्रस आके फीटस को लग जाती, बच्चों को लग जाती। अब आप कुछ भी प्रेजेंटेशन चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो है जिस आदमी को ये काम नहीं आता वो टच ही नहीं करना। टच करने के साथ ही जिसको आता उससे भी गलतियां बहुत से होते। आते के साथ ही पहले अंदर हाथ डालने के बाद में बर्थ कैनाल में हाथ डाल के पहले ये देखना कि क्या प्रेजेंटेशन है, या उसको 4 लिम्ब हाथ को लग रही है या हैंड लिम्ब हाथ को लग रही है या नेक हाथ को लग रही है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो पूरा देखना पड़ता। उसके बाद जो है प्रोसीड होने का है। पहले अपने को हाथ डालने के बाद मालूम होता कि जो है 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब के नीचे हेड है, तो 4 लिम्ब को रस्सी बंधना, दोनों 4 लिम्ब को रस्सी बंध के दोनों 4 लिम्ब भी अंदर डाल देना और अपन जो है नेक को पकड़ने की। अच्छा, जो बाहर पैर निकल रहा है वो उसको रस्सी बंध के फिर से अंदर पुश कर देना, अंदर डाल देना, हल्लू से पुश कर देना। हाँ राइट। तो जब तक आप यूट्रस में फ्लूइड है आप सब कुछ कर सकते हैं। एक दफा निकल जाने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। यूट्रस में जब तक पानी है फ्लोट होता रहता, कुछ भी घूम सकता। उसके बाद क्या करना, और एक रस्सी लेना, रस्सी लेके लोअर जा में सरल मुड़ी बोलते हैं उसको डाल के जो है लोअर जा को हल्लू से पीछे सर के पीछे ऐसा हाथ रख के हल्लू से जो है निकाल देना। एक दफा हेड बाहर आ गया तो फांसी पड़ने का भी डर नहीं रहता। उसके बाद लिम्स भी जो है ऐसा होके निकल जाते। असल पहली चीज जिसको ये काम नहीं आता उन्हें टच ही नहीं करना चाहिए। जिसको आता उन्हें जो है पूरा दिमाग लड़ाना कि जो है अंदर क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से बच्चा अटका हुआ है। अब एक तो हो गया एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल डॉर्सल प्रेजेंटेशन विद डेविएशन ऑफ हेड एंड नेक। तो हेड को प्रेजेंटेशन जब तक करेक्ट नहीं करे कुछ भी कर लो नहीं होता। हेड जब बाहर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली खुद आ जाने के बाद में दोनों लिम्स भी आ जाते हैं, पूरा बच्चा आ जाता है। हेड को हिलाना बहुत मुश्किल है। उसको अगर बहुत एक्सपर्ट है तो हाथ से ही पकड़ के नीचे जबड़े में ऐसा उंगली डाल के या ऐसा करके भी निकाल सकता, मगर रस्सी से क्योंकि लोअर जा में जो है मिल्क टीथ रहते उसके अंदर रस्सी डाल के खींच लिए तो निकल जाता। अच्छा, दूसरा प्रेजेंटेशन है हाथ डालने के बाद में ये देखना चाहिए कि जो उसके हाथ को क्या लग रहा, पहले महसूस करना। उसको ट्रांसफर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ट्रांसफर प्रेजेंटेशन में हाथ डालते के साथ उसको कमर की हड्डी लगती। अच्छा, ना ये लगता, ना सर लगता, ना 4 लिम्ब लगते, ना हैंड लिम्ब लगते, खाली उसको कमर की हड्डी लगती। अच्छा, तो उस टाइम पे जो भी डॉक्टर है उसको विद इन नो टाइम बगैर टाइम वेस्ट करे के डिसीजन लेना चाहिए कि उसको क्या करना, या एंटीरियर प्रेजेंटेशन पे लेके आना या पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन पे लेके आना। मेरी राय में ऐसे केसेस में पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन पे ला लेके दोनों हैंड लिम्स पकड़ के खींचे तो बहुत आसानी से निकल जाता। और हैंड लिम्स की पहचान, क्योंकि अंदर कुछ अपने को दिखता तो नहीं, हैंड लिम्स की पहचान हॉक जॉइंट के उससे रहती है, लिगामेंटम नोकी से। अच्छा, ये जॉइंट से हैंड लिम्स से अगर आपको उतने परफेक्ट है, आप समझ गए कि ये बकरी का या भैंस का या गाय के बच्चे का हैंड लिम्ब है, तो दोनों हैंड लिम्ब को पकड़िए, रस्सी डाल के खींचिए, ऑटोमेटिकली निकल जाता। अगर ट्रांसफर प्रेजेंटेशन है तो पहला उसको प्रेजेंटेशन सही करना, या एंटीरियर में लाइए या पोस्टीरियर में लाइए या 4 लिम्ब को लीजिए या हैंड लिम्ब को लीजिए, मगर मेरी राय में हैंड लिम्ब सेफ रहता। क्यों बोले तो यहाँ पे अक्सर डॉक्टर साहब मैं देखा हूँ कि जब हैंड लिम्ब अगर हाथ भी कर खींचे तो कभी कभी मुंडी उसका पलट जाता है। मुंडी से कोई ताल्लुक नहीं है उसका हैंड लिम्ब। मैं ऐसा फेस किया हूँ मैं कि जब खींचने के टाइम में मुंडी पलट जाता, मुंडी आता नहीं है, नहीं, उसका गर्दन आने लगता है। नहीं आता। आप उसको, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में वो दोनों 4 लिम्ब और हेड पीछे की तरफ रहते, यानी सर की तरफ रहते, यहाँ नहीं रहता हो, तो अटकने का सवाल ही नहीं है। और एक केस में एक ही हैंड लिम्ब घटा, अच्छा हाँ, दूसरा नहीं घटा, उसको जो है लुब्रिकेशन करके एक ही हैंड लिम्ब से भी निकाले तो भी रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस का मतलब है कि बच्चे को निकाल दिया। हैंड लिम्ब का सबसे आसान है, मगर आदमी एक्सपर्ट रहना जब फ्लोटिंग कंडीशन में। अगर अब इसमें गलती क्या करते हो, एक हैंड लिम्ब रहता है, एक 4 लिम्ब रहता,
दोनों लिम्स को जो है चलो दोनों वही है बोल के निकालते। अच्छा, ये भी होता है। ये बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन है। तो ये भी गलतियां ना करना है, ये पहले समझना है कि इसके बॉडी में बाहर क्या आ रहा है एनिमल्स के। नहीं, उसका प्रेजेंटेशन बोलिए, प्रेजेंटेशन क्या है उसका। प्रेजेंटेशन एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, डिविएशन ऑफ हेड एंड नेक है, या ट्रांसफर प्रेजेंटेशन है। ये ऐसे प्रेजेंटेशन है जिनको जाने बगैर, जिनकी नॉलेज के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जो भी करने का है आपको 5-10 मिनट, जब तक उसके अंदर पानी है, फ्लोट हो रहा, आप कुछ कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ भी करने को चांस नहीं रहता। अब चलिए ये सब हो गया, निकल रहा नहीं निकल रहा वो अलग बात है। अगर फर्ज कीजिए खुदा न खासा सब चीज फेल हो गई, तो इसके बाद का स्टेप है फीटाटोमी। फीटाटोमी का मतलब यह है कि बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके निकाला, क्योंकि इतनी देर में बच्चा मर भी जाता, और वो बच्चा अंदर रहा तो 24 घंटे में माँ भी मर जाती है, डिकम्पोज होकर। मरा हुआ बच्चा पेट में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहता। उसके बाद क्या करना, जो भी हाथ में आया उसको जो है खींच के, उसको इंसाइज करके, डिसआर्टिकुलेट करके एक एक पीस निकालते गए, तो फीटस का साइज भी कम होते जाता। उसके बाद में फाइनली वो भी निकल जाता। इस चीज को फीटाटोमी बोलते हैं। फीटाटोमी से भी निकाल सकते। अगर ये फीटाटोमी भी करने का चांस नहीं है, अगर एनिमल बिल्कुल मरने के 24 घंटे के बाद अपने पास आया, ये सब जिंदा रहे सो वक्त के कामा है। मरने के बाद क्या होता, उसको एम्फीसीमा बोलते हैं, यानी कि बॉडी का साइज बड़ा होते चले जाता, यानी इतना बड़ा हो जाता कि बर्थ कैनाल में से ना इधर से आता ना एंटीरियर। अच्छा, बॉडी उसके अंदर खुल जाता, खुल जाता है, करेक्ट। अब वो ऐसे कंडीशन में सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता। सिजेरियन ऑपरेशन भी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। उसको एनिमल को एनेस्थेटाइज कर देना, ज़ैलेजिन दे देंगे एट द रेट ऑफ 1 मिलीग्राम पर 10 to 20 किलोग्राम बॉडी वेट, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द एनिमल। वो तो बहुत हाई लेवल की बात हो गई डॉक्टर साहब। नहीं, अब एक्चुअली क्या हमारे जो सीधे साधे फार्मर्स है, जिनके पास बहुत परेशानी ऐसा देखने को मिलता है, तो डॉक्टर साहब से हजारों केस कर चुके हैं, हजारों बोल रहा हूँ मैं। सही है, क्योंकि एक दिन में 2-2 केस भी किया हूँ मैं, अल्लाह के फजल से। तो हर चीज को तैयार रहना पड़ता। आपको एक दफा केस आ गया तो प्रिपेयर रहना कि किसी सूरत से भी इसका बच्चा बाहर निकलना। हाँ, तो लास्ट रिसोर्ट सिजेरियन है, उससे पहले फीटाटोमी है, उससे पहले करेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस है। उसके अब अभी आपसे जो सीखने को मिला हमारे फार्मर्स को, या मुझे एक ही चीज मिला कि पहले समझना है कि बकरी अटकी कहाँ है। ले से काम लेना नहीं, कंपाउंडर से, चपरासियों से, इनसे उनसे काम लेना नहीं। हाँ, जो भी है तजुर्बेकार आदमी से आप बताना है, और तजुर्बेकार आदमी से ही काम लेना है। बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बहुत अच्छी चीज बताया आप कि जब पैर बाहर आ गया, अगर उसका हेड बाहर नहीं आ रहा, तो उसको पैर को बांध के फिर से अंदर डालना है, अंदर डाल के उसको प्रॉपर तरीके से उसको महसूस करना है। हेड को ही पहले निकालना है। हाँ, पहले हेड को निकालना है, पहले हेड निकालना। तो नहीं निकलता, कुछ भी कर लो नहीं निकलता। पहले हेड निकालना, उसको आराम से पहले समझना है कि बकरी अंदर क्या है और किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है बच्चे। अगर बच्चा जिंदा है तो मूवमेंट करेगा और ऑटोमेटिकली निकलने की कोशिश करेगा। जिंदा रहने का मतलब ये है कि उसके अंदर पानी है, हाँ, ग़िज़ा है, हाँ, उसके बाद लुब्रिकेशन है, हाँ, उसमें अपने को टाइम बिल्कुल नहीं रहता। हाँ, हाँ, बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग टाइम, बगैर टाइम वेस्ट करेंगे जो भी करना है कर लेना। वो अगर फर्ज कीजिए एनिमल अपने को जानवर मरने के बाद प्रेजेंट किया गया, तो भी अपन जो है कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद में फिटाटोमी है, उसके बाद में आखिरी रिसोर्ट सिजेरियन है। तो हमारे व्यूवर्स आज बहुत कुछ देखने को समझने को मिला होगा। बस डॉक्टर साहब का कहना यह है कि जो भी अगर ऐसा प्रॉब्लम्स आपके पास होता है, तो पहले आप समझना है कि बकरी क्या किस कंडीशन में है। नहीं, मैं बताता हूँ। पहली चीज, आपकी बकरी गाब होते ही आप उसका डेट ऑफ क्रॉसिंग नोट कर लेना। हाँ, कंपलसरी। ऑलरेडी मैं दूसरे वीडियोस में भी बोला हूँ, नहीं तो नहीं कि आप जब फार्मिंग कर रहे हैं तो लिखना जरूरी होता है। आप क्रॉसिंग टाइमिंग लिखना है और बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। जेस्टेशन पीरियड कितना है। हाँ, हाँ, इसके बारे में और भी बात करेंगे। 2-3 दिन इधर, 2-3 दिन इधर हो जाता है। जनरल कंडीशन क्या है, रुमिनेशन है नहीं है, जुगाल दे रही नहीं दे रही, खाना खा रही नहीं खा रही, बस चल रही नहीं चल रही, सही है। बहुत से चीजें हैं इसके अंदर। तो ये बीमारी, पहली बात, ये प्रॉब्लम क्रिएट होना ही नहीं है अपने फार्म पे। तो उसके लिए क्या करना, 100 डेज के बाद उसकी फीड बढ़ा देना है। जो भी प्रेग्नेंट बकरी होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। अगर फीड कम होने से, उसमें कैल्शियम की कमी होने से, विटामिन की कमी कम होने से ही ये प्रॉब्लम्स सामने आता है।
आज हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छी एक्सपीरियंस दिए और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में और भी अच्छे वीडियोस लाएं और डॉक्टर साहब के साथ मिलके कुछ आप लोग को अच्छी बताने की कोशिश करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। नो मेंशन।